लाला का नाम है डोबरिया डोबरिया रे माजी से माटिया हरावे भला के माटिया हेरावे माजी पाँच फेरे आमा लगाए भला के माटिया हरावे हेरावे रे माजी। यहाँ आए हुए हैं सभी अपना अपना जगह देखकर बैठ जाएं ताकि और भी ऑडियंस आएंगे उनको सहूलियत मिले तो भी अपना जगह देखकर स्थान देखकर यहाँ के कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। एक अलग अंदाज में इस प्रतियोगिता का शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें क्या है बस्तर में बहुत ही प्रचलित एक गीत होता है जिसको रेला कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए थे लेकिन फिर से एक बार पुनः बहुत सारे दर्शक यहाँ आ चुके हैं तो क्या हम रेला गीत से सबका फिर से स्वागत करना चाहेंगे। रेला रेला का मतलब होता है कि यहाँ उपस्थित भाड़ीगढ़ में जितने भी दर्शक अतिथिगण प्रतिभागी जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी लोग का यहाँ स्वागत है वंदन है। आप सबका दिल से स्वागत है दादा दाई भैया बहनी और सब अतिथि महिला और सेवा जवान। दोस्तों आदिम संस्कृति हमारी असली पहचान है तो आज के उत्सव केवल नाच गाने सांस्कृतिक कार्यक्रम का ही नहीं है ये हमारे जितने भी हमारी जड़ें हैं उनसे जुड़ने का और अपने विरासत पर गर्व करने का ये मौका है। जैसे कि हमारे भाड़ीगढ़ जाट था जिसमें क्या है हम सभी आकर यहाँ मिलकर और आज यहाँ मौजूद हर कलाकार और हमारी जनजाति एवं आदिवासी गौरव की धड़कन सुनाई देगी और आदरणीय गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वो आए और कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करें। आरके बरसते सर कृपया मंच के पास आ जाइए। मनराखन सर, यशोदा मैम कृपया करके स्टेज के पास आ जाइए। सभी सम्मानीय अतिथिगण कृपया करके स्टेज के पास आए। शांति मैम, सभी आ जाइए एक साथ। कि आप पीली चावल चढ़ा करके इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जितने भी वॉलेंटियर हैं कोई जल्द से जल्द पीली चावल लेके आए स्टेज पर तत्काल। और हमारे जितने भी मां शक्ति आए हैं मेरे साथ आप लोग जयकारा बोले, जय जोहार।
वन सेकंड, जय जोहार। जय जोहार। इधर वाले भैया हाथ उठा के बोलिए जय जोहार, मां शक्ति जय जोहार। ग्रहण करें और कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। चुना गया है जी भाषण के लिए जो आज जज है हमारे पास, वो है हमारे परस्ते सर, आर के परस्ते सर, जो भाषण को कोडिफाइड करेंगे, उनको जज करेंगे, एनालाइज करेंगे। आप स्टेज में कैसे आ रहे हैं, किस वे ऑफ टोन से बात कर रहे हैं, कैसे डेप्थ नॉलेज के साथ आप किसी बात को रख रहे हैं, उनको आज जज करेंगे हमारे परस्ते सर। मैं चाहूंगा कि परस्ते सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। वॉलंटियर जी। छत्तीसगढ़ में जियो मरो, छत्तीसगढ़ के माटी तोड़, सुध उठ के पांव परो। छत्तीसगढ़ के 33 कोरी, छत्तीसगढ़ के 33 कोरी देवता मन के डेरा है। छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़मा पाके केरा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया आवाज नहीं आती भैया। सबले बढ़िया। ओती वाले आते, एती वाले तो नहीं आते। कैसे माताराम संगा गए हो क्या? और दूसरा है प्रतिभागी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही मंच पर आएंगे। तीसरा है केवल पारंपरिक लोक नृत्य जैसे गोड़ी, कर्मा, गदरिया, सुआ, सलाब आदि। प्रतिभागी की संख्या 2 से 15 सदस्य रह सकते हैं। नृत्य में अपनी जनजाति, स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, खेती किसानी, जंगल जीवन आदि का प्रदर्शन होना चाहिए। अब हम सुरहा कढ़ी है, उसने अरबड़ मीठ मयारू, मोर भाका छत्तीसगढ़िया है, मोर भाका छत्तीसगढ़िया है। हम साथी जो भी डांस ग्रुप तैयार है वो कृपया करके मंच के पास आकर पहले से हमको बता दें कि हम तैयार हैं करके। फोर्स एकेडमी चूंकि अभी बारिश के बाद सब अस्त व्यस्त हो चुका है, तो फिर से एक बार जो भी ग्रुप तैयार है अपनी प्रतियोगिता के लिए, वो कृपया करके मंच के पास आकर अपना नाम देते जाएं कि हम तैयार हैं करके। सविता भानु एंड ग्रुप खुरपा से जो भी डांस ग्रुप तैयार है कृपया करके मंच के पास आ जाए। हम लिस्टिंग बनाते जाएंगे, उसके बाद एक एक करके बुलाते जाएंगे सभी को। सीतला लहरे रे, सीतला लहरे, सीतला लहरे, सीतला लहरे, सीतला लहरे रे, सीतला लहरे, सीतला लहरे।
किसी को पता नहीं है? तो हमारे बीच समाज सेविका यूट्यूबर अर्चना मार्को जी आई हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके पश्चात हमारे बीच मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्वाति सिंह हमारे बीच उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारी माने जाए तो छोटी बहन ही है, पर बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। तो हमारे बीच हैं जूनियर मिस इंडिया विनर गार्गी ऑन्टे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जियो मुड़ी उठा के और रेगो छाती ठोक के, जियो मुड़ी उठा के और रेगो छाती ठोक के, पढ़ो लिखो सुनो गुड़ो छत्तीसगढ़ी गोट के, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिउरा रंग मटासी है, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिउरा रंग मटासी है, गुड़ मटिया के मोटा चावल जैसे गजब महाथे बासी, जैसे गजब महाथे बासी। जोरदार तालियां इस शायरी के लिए भी। इसका मीनिंग समझेंगे तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। हमारे मैं बुलाना चाहूंगा फोर्स एकेडमी के बच्चियों को कि वे स्टेज पर आए। स्टेज पर आ जाइए आप, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। क्योंकि ये बच्चियां पढ़ाई करती हैं, साथ में यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आप आई हैं, तो जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत कीजिए। थोड़ा सटो तालियां थोड़ी रुकनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं आदिवासी हमारी छोटी बहन। लीला, मैं चाहूंगा कि आप
पीला चावल से गार्गी उड्डयन का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। जैसा कि हम लोग बताए थे भाषण प्रतियोगिता के लिए, तो मैं एक बार और नाम अनाउंसमेंट करूंगी। विजय कुमार सराठी जो कि गोरखपुर से है, उनका विषय है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पर। उपस्थित हैं क्या भैया यहाँ पे? भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। उपस्थित सभी सगाजन एवं मंचासीन माननीय अतिथिगण, मैं आप सभी को सादर सेवा जोहार समर्पित करता हूँ। आदिवासी समुदाय के अधिकारों की बात हो, आप सभी लोग परिचित होंगे। यह ग्राम सभा के आयोजन, उसके गठन, उसकी शक्तियां, उसके दायित्व और इसके साथ ही हमें स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के साथ आगे अनुच्छेद 243 के खंड 4 में हम देखते हैं हमारी आदिवासी माताएं बहनों को पंचायत स्तर पर होने वाले निर्वाचनों में आरक्षण, सीटों में आरक्षण प्रदान कर उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर पंचायतों में अपनी समानता प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 244(2) क्रमशः 5वीं एवं 6ठी अनुसूची का प्रावधान करते हैं। 5वीं अनुसूची से तो आप उससे भी परिचित होंगे, जो अक्सर चर्चा में रहती है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रशासन का नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का नियंत्रण कैसा हो, इसका प्रावधान करता है। राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रावधान संभालते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 342 जो हमारे अनुसूचित जनजाति होने की सुविधा हमें प्रदान करता है, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति दोनों के परस्पर परामर्श हो जाने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस जनजाति को या उसके किसी भाग को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाना है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 366 का खंड 25 जो हमारी अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक परिभाषा को इंगित करता है। इसमें कहा गया है कि वे जनजातियां या उस जनजाति के किसी समूह या भाग को ही अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा जिसे संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 जिसकी चर्चा मैंने अभी पहले की है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत हमारे लिए समाज में सम्मान एवं समानता पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह हमारे लिए मात्र एक साधन है, परंतु यह स्वयं साध्य नहीं है। क्योंकि साध्य नहीं है, इसका कहने का आशय है कि संविधान में वर्णित उपबंध, उसके अधिकार हमें दिए तो गए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर संघर्षरत रहना होगा। सहज ही ये अधिकार हमें उपलब्ध नहीं हो जाते। इसलिए मैं अपने सगा समाज से यही अपेक्षा करता हूं कि आइए हम सभी साथ मिलकर समाज में ऐसे संवैधानिक चेतना का विकास करें, ऐसी जागरूकता का संचार करें कि हमारे यहाँ अधिकारों के लिए होने वाले प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक आंदोलन में संविधान की मूल भावना परिलक्षित हो, जिससे हम हमारे समाज, हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी जय सेवा, जय जोहार, जय गोविंद। जोरदार तालियां भैया के लिए। बहुत ही शानदार भाषण भैया के द्वारा। ये भाषण हमारे संविधान के अलग अलग मूल्यों पर है जो आदिवासियों के लिए क्योंकि क्या है कि हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है। संविधान क्या है? संविधान है एक नियम कानून की एक पुस्तक, किताब है जिससे देश कैसे चला जाए उसके बारे में उसमें लिखा गया है। उसमें हम आदिवासियों के लिए भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून प्रावधान अनुच्छेद लिखे गए हैं। उनके बारे में भैया ने बहुत ही अच्छा अपना प्रस्तुति दिया।
उसमें अलग अलग अनुच्छेद के बारे में उन्होंने बताया। हो सकता है बहुत सारे लोग उसको पहली बार सुने होंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मेरा सभी से अनुरोध है कि एक बार घर जाकर फिर से पुनः अपने फोन पे कहीं पर सर्च कीजिए कि क्या क्या अनुच्छेद हमारे लिए बनाए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो भैया के लिए मैं पुनः चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं। तो सभी ध्यान देंगे कि कोई भी घबराए नहीं और यहाँ चिट लेके आ सकते हैं अपने। तो फिर से जोरदार तालियों से इसका फिर से स्वागत कीजिए बहन का हमारी। आदरणीय मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि और समाज के सम्मान्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ एक भाषण देने नहीं आई हूँ बल्कि आपके दिलों में एक मिसाल जलाने आई हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, न हम झुके हैं न हम झुकेंगे। हम उस खून के वंशज हैं जो जलधारा बनकर बहना जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन के लिए सीने पर गोलियां खाई थी। आज उन्हीं बिरसा और टाटा मामा की ललकार बनकर हम आए हैं। आप सभी लोगों को मेरा जय जोहार। मेरा नाम आस्था सिंह मार्को है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ, नशा मुक्ति एवं समाधान। साथियों, हमारा समाज हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी, मेहनती और संस्कारी रहा है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, परंपराएं और एकता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और उसका कारण है नशा। नशा केवल एक आदत नहीं है, यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सोच, परिवार, भविष्य तीनों को बर्बाद कर देता है। First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you. पहले आप नशा करते हैं, फिर नशा नशा करता है और अंत में नशा आपको ही पी जाता है। जरा सोचिए, जो पैसे आपके बच्चों की अच्छी कोचिंग, अच्छे कपड़ों और पौष्टिक खाने में जाना चाहिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जा रहा है नशे की शराबों की दुकानों में और नशे की बेड़ियों में और शौककारों की जेब में। नशे का क्या असर होता है? जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। हमारे आदिवासी समाज में जो खुशी, नृत्य, गीत, त्योहार हैं, परंपराएं हैं, ये हमें जोड़ती हैं, ये हमें आगे बढ़ाती हैं और नशा इन सब को तोड़ देता है। इसका भी समाधान है, सॉल्यूशन है। पहला, शिक्षा, एजुकेशन। हमें एक संकल्प लेना होगा। आज इस मंच से हम एक संकल्प लेंगे। मेरे साथ अपनी मुट्ठी बांधकर मैं आप सभी अनुरोध करती हूँ, हम नशा नहीं करेंगे, हम अपने समाज को नशे से बचाएंगे। और चट्टानें तूफानों को रोक मोड़ देती है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों को रोक मोड़ देती हैं। अपने इरादों के पंख मजबूत कीजिए, नशे की बेड़ियों को तोड़ फेंकिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर युवा के पास रोजगार हो और हर बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान हो। मिटा सको तो मिटा दो हमारी हस्ती को, हम कौन है जो राख से भी इनकलाब पैदा करते हैं। मिटा सको तो मिटा दो हमारी हस्ती को, हम कौन है जो राख से भी इनकलाब पैदा करते हैं। नशा छोड़ेंगे, समाज जोड़ेंगे और फिर से स्वाभिमान इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। वो क्या है, जब भी कुछ त्योहार पर्व हुआ करता था तभी वे थोड़ा थोड़ा एक दवाई के रूप में जो भी हमारा ड्रिंक है, दारू जिसको बोलते हैं, अल्कोहल है, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिया करते थे, वो भी सब एक साथ मिलकर। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा में किसी का मन नहीं भरता है और उसको पूरा बोतल
जोहर हो जोहर जोहर हो का जोहर जोहर हो ठया भैया जोहर जोहर हो ठया भैया जोहर जोहर हो जोहर जोहर हो जोहर जोहर हो देवता जोहर जोहर हो छत्तीसगढ़ के देवता जोहर जोहर हो पवनगढ़ के देवता जोहर जोहर हो पवनगढ़ के देवता जोहर जोहर हो पवन के ठैया भैया जोहर जोहर हो जी हाँ के ठैया भैया जोहर जोहर हो जोहर जोहर ए भला हार थार नाम मोर नाना साला का नाम है डोबरिया डोबरिया रे मानी से माटिया है भला के माटिया है रावे मानी पाँच भेड़े आमा लगाए भला मानी पाँच भेड़े आमा लगाए भला माटिया है रावे मानी पाँच भेड़े। जोरदार तालियां थोड़ी सी बजते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अनिल भैया ने एक बहुत ही खास पद हासिल किया है पिछले 2024 CGPSC में। हमारे पूर्वज कुएं में पानी भरने के लिए जाते, थोड़ा सा समय लूंगी। मासिक धर्म में कुएं में पानी नहीं भरा जाता था, लेकिन आज हमारे, थोड़ा सा बोलो कि बुरा मत मानिएगा, हमारे पढ़े लिखे युवा साथी ये लोग कहते हैं विज्ञान को मारो। विज्ञान को मानने से जो हमारा मासिक धर्म है तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। हमारे गौड़ की पहचान यही है कि हमारा धर्म, हमारा गौड़ी धर्म सबसे बड़े धर्म है, जहाँ तक मेरी मानना है तो, क्योंकि गौड़ी धर्म सबसे बड़ी पहचान है। और हमारे गौड़ समुदाय में बहुत सारे समुदाय आते हैं, तो हर किसी नहीं मानते हैं गौड़ी धर्म को, लेकिन हमारे गौड़ी धर्म की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, हमारा मासिक ही धर्म बहुत बड़ी पहचान है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है इतना बड़ा कार्यक्रम में उपस्थित रहकर, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आज मुझे जो अवसर मिला है कि मैं महिला सशक्तिकरण पर भाषण दूं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भले ये प्रतियोगिता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ। और यदि मेरी बातों से आप सहमत हों और कोई एक भी व्यक्ति प्रेरित होकर के और महिला सशक्तिकरण पर एक भी कदम बढ़ाया तो ये मेरे लिए सफलता की बात है। यह जो विषय है, इस पर मैं आज से करीब 30 वर्ष पहले अपने कॉलेज में बात करने के लिए खड़ी थी और आज भी खड़ी। मतलब समस्या वही की वही है। क्यों? तो मैं कुछ पहलुओं पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ धर्म के क्षेत्र में। मैं एक सामान्य रूप से जो महिला की स्थिति है उसके बारे में बात करूँगी। मैं पर्टिकुलर अपने जात समाज के बारे में बात नहीं करूँगी, तो कृपया क्षमा करेंगे। तो जो तथाकथित धर्म है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसमें मानवता सिखाई जाती है, समानता सिखाई जाती है और नैतिकता सिखाई जाती है। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों द्वारा इसकी इस तरह से व्याख्या की गई कि महिलाएं घर में सीमित होकर रह गई, बाहर का कार्य पुरुष देखने लगे और महिलाएं सिर्फ घर का काम संभालने लगी। मुझे आज याद आती है
प्रसिद्ध रचनाकार कवयित्री महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां जो मैं साझा करना चाहती हूँ कि मैं हैरान हूँ इस चुप्पी से मैं क्या समझूं, उनकी अंधश्रद्धा या मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। ये थी महादेवी वर्मा की पंक्तियां जो रची गई 20वीं सदी में, और आज 21वीं सदी में भी सभी चीज जान पड़ती हैं। आज भी महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आगे मैं सबसे पहले अपने परिवार में हो रहे परिवेश के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि हम लोग अपने बच्चों में लड़का और लड़की में भेद करते हैं। सभी को मालूम है लड़के देर तक बाहर घूमते हैं, लड़कियों को बोला जाता है कि शाम होने के बाद घर से मत निकलो। ये क्या बात है? कारण कौन है? लड़के। तो लड़कों को सिखाइए ना कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उन्हीं लोग अपराध को अंजाम देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, अधिकांश की बात कर रही हूँ। तो इसलिए हमें अपने परिवेश का तरीका बदलना होगा, जिसमें समानता के साथ बच्चों को शिक्षित करना होगा, और लड़कियों को रोकने से ज्यादा जरूरी है लड़कों को अच्छे तरीके से शिक्षित करना। नहीं तो बार बार ये मुद्दा चलता जाएगा, इस सदी में नहीं अगली सदी में आएगा। ये शर्म की बात होगी। आगे मैं बात करना चाहती हूँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। हमारे संविधान द्वारा बहुत ही अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं, लेकिन आज मैं पूछती हूँ कितनी महिलाओं को अधिकार पता है? शायद एक भी नहीं। क्यों? हमारा शिक्षा का जो तरीका है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ये सुनने में आता है तुम लड़की हो, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हें तो चूल्हा ही फूकना है। तो चूल्हा फूकना क्या एकदम निम्न कोटि का कार्य है? एक दिन कोई चूल्हा फूक के दिखाए, कितना संतुलन बनाना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। खाना पीना, कपड़े, बर्तन, साथ में अगर कोई कामकाजी महिला है तो बाहर का भी काम देखती है। तो ये किसी बड़ी कंपनी चलाने से कम नहीं है। इसलिए कोई भी महिला अपने आप को कम मत समझे यदि वो सिर्फ गृहिणी है। गृहिणी के कर्तव्य भी बहुत भारी भरकम है। अगर गहराई से सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम है। तो राजनीति की बात मैं कर रही थी कि अभी जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो बहुत सारी महिलाएं सरपंच के पद पर आसीन हैं, लेकिन मैंने देखा महिलाओं को अपने कर्तव्य, अधिकार, इनकी जानकारी नहीं है। और महिला सरपंच का जो पति है वो उसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। अगर कोई महिला सोचे कि मैं सरपंच महिला से मिलकर, मतलब कोई औरत सोचे कि अपना दुख दर्द बांटूं, तो वहाँ उसे पता चलेगा कि सरपंच पति महोदय सामने खड़े हैं, बोलेंगे मुझसे बात करो, मुझे ज्यादा जानकारी है। तो ये भी बहुत निराशाजनक बात है कि महिला एक तरफ सरपंच तो बन रही है लेकिन उसका दायित्व तो नहीं निभा पा रही है। इसके लिए जागरूक होना होगा और उन्हें अपने अधिकारों